नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नर्स पोडियम यूट्यूब चैनल पे। और डेट है आज की 30 जून 2025। और आज हम देखेंगे वेरियस अदर टॉपिक्स जो कि रिलेवेंट हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, स्टेट पीसीएस हो या अदर एग्जाम्स हो जिनमें यूपीएससी करंट अफेयर्स की जो वेटेज है काफ़ी बढ़ जाती है। तो देखते हैं कौन कौन से इस करंट अफेयर आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो दो वर्ड हैं इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो अभी देखो 25 जून गया था। ठीक है, 25 जून 1975 को हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। और उसके बाद 1976 के अंदर 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था। उसके अंदर क्या है, ये दो शब्दों को जोड़ा गया था। तो कहीं ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ना कोई पर्सन, जैसे अभी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जी ने कमेंट किया है इसके ऊपर कि भाई जो ये दो शब्द हैं इनके ऊपर बात होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम टॉपिक देखते हैं, इन डिस्कशन में सब डिटेल से बात करेंगे। एआई बना है इंडिया का अपना पहला कृत्रिम एआई है। ठीक है, मस्करेनस हाई है, ये मस्करेन हाई। ठीक है, ये क्या है, एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है। मैडम जूलियन ऑसिलेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे, दोनों जॉइंट टॉपिक हैं आज के। बायोमास सैटेलाइट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तुवालू आइलैंड है और सी लेवल राइस के क्या इनके कंसर्न का इशू है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। अहिंसा सिल्क के बारे में जानेंगे। ठीक है, और क्वीन पाइनएप्पल ये कहाँ पे होता है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सबसे पहले जानेंगे कृत्रिम। कृत्रिम क्या है? ये कृत्रिम, ठीक है, ये है इंडियाज ओन एआई, इंडियाज फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न बिल्ट फॉर भारत। ठीक है, इंडिया के लिए जो पहला हमारा एआई है, हमारा अपना एआई। ठीक है, अभी तक तो चैट जीपीटी या फिर जेमिनी गूगल का, या फिर परप्लेक्सिटी, या फिर अपना डीप सीक, तो चाइना का है डीप सीक। ठीक है, तो इंडिया का भी अपना कोई एआई हो तो कृत्रिम करके ये एआई आया है। और ये कौन है? ये ओला के फाउंडर हैं। ओला के क्या नाम है इनका? भावेश अग्रवाल। ठीक है, इन्होंने 2023 में बोला था, फाउंड किया था। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट। और इन्होंने अभी क्या किया है कि ये $75 मिलियन की इन्होंने फंडिंग की है इसके लिए। ठीक है, ये क्या करेगा? जो कृत्रिम एआई है ये लीड करेगा इंडिया का एआई फ्यूचर। ठीक है, इन्होंने अभी तक हालांकि देखो कोई बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट नहीं किया है, लेकिन ये फिर भी इंडिया का पहला एआई हो जाता है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। ठीक है, काम क्या करेगा ये? इसने क्या किया है अब तक? ठीक है, एक एआई असिस्टेंट बनाया है जिसका नाम कृति है, और डेवलप कर रहा है एआई चिप्स को, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुपर कंप्यूटर्स को। ठीक है, तो एक छोटी सी जानकारी थी कि अगर ये शब्द आपको पढ़ने के लिए मिल जाए कहीं पे, कृत्रिम, तो ये क्या है? ये इंडिया का पहला एआई है। ठीक है, इंडिया का पहला एआई। तो ये थी छोटी सी एक न्यूज करंट अफेयर के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं। त्रिपुरा प्रमोट करेगा अपने जीआई टैग क्वीन पाइनएप्पल को। कहां पर? ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, जीआई टैग मिला हुआ है, ये है क्वीन पाइनएप्पल। क्वीन पाइनएप्पल, ठीक है, कहाँ होता है ये होता है अपना त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा हम रिसेंटली ना दो न्यूज में और पढ़ चुके हैं, दो करंट अफेयर में। कौन कौन से थे वो मैं भी बताऊंगा आगे चल के। तो त्रिपुरा के क्या है कि ये प्रोजेक्ट है DONER का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या है ये। ठीक है, इसने क्या किया है कि जो अपना इनका पाइनएप्पल है, क्वीन पाइनएप्पल, उसको ये ग्लोबली ब्रांड बनाना चाह रहे हैं। और उसके लिए 132 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी लेके चलना है। ठीक है, इसकी एनुअल प्रोडक्शन है 1,74,016 मेट्रिक टन की। और स्टेट ने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर दिया है दुबई और हॉलैंड जैसी जगहों पे। ठीक है, जो प्रोजेक्ट का जो एम है वो क्या करना है? वो बूस्ट करना है प्रोडक्शन को, मिनिमाइज करना है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को, और कैपिटलाइज करना है कि जो क्वीन पाइनएप्पल है उसका जो एक यूनिक अरोमा है, टेस्ट है, उसको पॉपुलर बनाना है ग्लोबल मार्केट के अंदर, ग्लोबल ट्रॉपिकल फ्रूट मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये हमने जाना। अब देखो जीआई टैग के ना जो जितने भी जीआई टैग में जो भी प्रोडक्ट आता है, चाहे वो कंज्यूमेबल हो नॉन कंज्यूमेबल हो, इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो ये है अपना वोकल फॉर लोकल की भी बात करते हैं हम यहाँ पे। अगर आपसे पूछे कि भाई क्वीन पाइनएप्पल कौन से स्टेट से रिलेट करता है, तो आपको पता होना चाहिए त्रिपुरा से। ठीक है, त्रिपुरा से। अब त्रिपुरा दो बार और न्यूज में पढ़ा था हमने भी रिसेंटली। पहला था कि ये तीसरा स्टेट बन चुका है फुली लिटरेट। ठीक है, फुली लिटरेट स्टेट बन चुका है ये। ठीक है, फुली लिटरेट बन चुका है। और दूसरी न्यूज क्या थी कि जब अपना ई कैबिनेट हुआ था, तो ये उन स्टेट्स में आता है जिनके अंदर ई कैबिनेट फुली तरीका से लागू हो चुका है। ठीक है, तो ये दो न्यूज हमने पढ़ी थी रिसेंट के अंदर। अब पढ़ते हैं हम इसके बारे में। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन।
ठीक है, पहले इसको डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कहते थे, इसको फिर फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री बना दिया गया था 2004 के अंदर। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, पहले इसके अंदर कौन कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो देख लेते हैं। 7 सिस्टर्स तो हैं ही, प्लस इसमें सिक्किम और जोड़ दो। ठीक है, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ठीक है, इसके अंदर है ये, क्या पर्पस है इसका, ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है इंडिया के 8 जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स हैं। ठीक है, इसका किसका काम है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कब बनाता है ये डिपार्टमेंट बना था 2001 के अंदर। इसको फुल्ली एक मिनिस्ट्री बना दिया जाता है, फुल फ्लेज मिनिस्ट्री 2004 के अंदर। ठीक है, ये एक जानने की बात है कि अगर आपसे कहीं पूछ लेता है तो इसका ये काम है। ठीक है, इसको बनाने का रीजन क्या था, इसको बनाने का रीजन था कि भाई, इसको बनाने का रीजन था कि जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं भारत की, ठीक है, छोटा सा मैं थोड़ा सा लंबा बना दिया है, साफ सा मैं बनाता हूँ, इतना ही पढ़ो अभी। ठीक है, ये जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, लिमिटेड इनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जो मेन सेंटर्स हैं ग्रोथ के, जो ग्रोथ पोल्स ग्रोथ सेंटर्स होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं दूर है। तो इनको ही एक तरीका से ग्रोथ सेंटर या ग्रोथ पोल बनाने के लिए सरकार ने ये एक नई मिनिस्ट्री, पहले डिपार्टमेंट बनाया था, फिर इसको मिनिस्ट्री बनाया। ठीक है, तो ये इन यूनिक एड्रेस चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए ये मिनिस्ट्री बनाई गई थी। तो हमने जाना क्वीन पाइनएप्पल के बारे में, कौन सी स्टेट से रिलेट करता है ये, त्रिपुरा से। ठीक है, त्रिपुरा से करता है ये, और ये हमने जाना इसके बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। अब ये कंट्री है, एक छोटी सी टापू है ये, इसका नाम है तुवालू। आपने देखा होगा शायद, इसके अंदर काफी ज्यादा ट्रेवलर्स जाते रहते हैं अपना ब्लॉग बनाने के लिए, आजकल तो काफी ज्यादा चल रहा है ब्लॉग। तो ये ऑस्ट्रेलिया है और ये है तुवालू। ठीक है, वानुवातु है ये, और ये सोलोमन आइलैंड है, पापुआ न्यू गिनिया है, नाउरू, किरीबाती भी न्यूज में आता रहता है काफी। ठीक है, यहाँ टोंगा एक ट्रेंच है, टोंगा ट्रेंच, समझे। और ये अभी हम सिर्फ बात करेंगे तुवालू आइलैंड के बारे में। तो इस देश के जितने भी पार्टी जो सिटीजन्स हैं, उन्होंने अप्लाई किया है क्लाइमेट वीजा के लिए। क्लाइमेट वीजा, ये जो मेंस के लिए ना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है, साफ लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, क्लाइमेट वीजा के लिए इन्होंने अप्लाई किया। क्यों किया है, क्योंकि जो सी लेवल है वो राइज कर रहा है, और ये एक छोटी सी कंट्री है, आप इसको ना 2 घंटे में पूरी कंट्री को इस तरीके से ऐसे घूम के और यहाँ पे आ जाओगे। बहुत छोटी सी कंट्री है, और इसके अंदर मात्र 11,000 ही लोग रहते हैं, 11,200 कुछ। तो ये जो कंट्री है, यहाँ सी लेवल जब राइज होगा तो ये अपने आप ही इसमें सबमर्ज कर जाएगी, क्योंकि छोटी सी कंट्री है ये, इतने छोटे छोटे टापू बने हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से इतना दूर है, आप समझ सकते हो। तो इसके जो इसमें 11,000 लोग हैं, उनकी 1/3 पॉपुलेशन है, जो उन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पर जो है हम वो चाहते हैं, क्लाइमेट वीजा चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि जो सी लेवल राइज है, उसके जो अभी देखने को मिल रहा है कि भाई छोटे जो देश हैं ये छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पिछले साल एक कंट्री थी, शायद किरीबाती थी, उन लोगों ने, या शायद तुवालू ही थी, उन लोगों ने उसके अंदर सी के अंदर खड़ा होकर अपना बजट कुछ पेश किया था, या कुछ स्पीच दी थी वहां के पार्लियामेंट्रियन जो वहां के होते हैं लोकल पॉलिटिशियंस, ताकि ग्लोबल लीडर्स की नजर जाए उसके ऊपर। तो वो बता रहे हैं कि आप, हम तो इतना एमिशन नहीं कर रहे हैं, कार्बन एमिशन बड़े बड़ी कंट्रीज ही कर रहे हैं कार्बन एमिशन, लेकिन उनका जो भुगतना पड़ रहा है वो तो छोटी कंट्रीज को भुगतना पड़ रहा है ना। तो सी लेवल राइज हो रहा है, तो उसमें छोटी छोटी कंट्रीज का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो सी लेवल राइज तो आपको पता ही है क्या होता है, कि भाई इंक्रीज इन ओशन लेवल्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग में इनका इतना बड़ा हाथ नहीं, जितना बड़ी बड़ी कंट्रीज का है, जो मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, मास एमिशन कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स का। ठीक है, और मास एमिशन हो रहा है कार्बन का, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के नाम पे जो जंगल है वो ही साफ कर दिए। हमने पढ़ा था परसों, अमेजोन जो जंगल है वो इतना ज्यादा, उसमें 62% जो बढ़ोतरी हुई है, उसमें जो फॉरेस्ट फायर होती है, फॉरेस्ट फायर। तो इन कंट्रीज की इसमें क्या कमी है। तो ये जो छोटी सी एक बार आंकड़ों पर नजर मार लेते हैं, एक मैंने 150 वर्ड का एक आंसर सा बना दिया है, उसको देख लेते हैं एक बार। तुवालू का एग्जांपल लेते हुए, आप इसको मेंस के उसमें भी लिख सकते हैं आंसर में। तो इंक्रीज इन ग्लोबल लेवल ड्यू टू
ओशन लेवल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, यही होता है सी लेवल राइज। समझे? तो कॉजेज क्या है इसके? पहला तो है ओशन वार्मिंग, थर्मल एक्सपेंशन, और दूसरा है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर और आइस शीट्स। जब आइस पिघल पिघल के आएंगी और ओशन में जाके गिरेंगी तो ऑटोमेटिकली उनका जो सी लेवल है वो राइज कर जाएगा। और जो दोनों ही ये चीजें हैं ये क्लाइमेट चेंज से ड्राइवन है। ये जितना ओशन थर्मल, जितना ओशन वार्मिंग होगी और ग्लेशियर्स जो मेल्ट होंगे वो क्लाइमेट चेंज से तो हो रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग हो रहे हैं, और जो ओजोन लेयर में जो छेद हो गया था अंटार्कटिका पे वो उससे बहुत ज्यादा हीट जो है पेनिट्रेट की अर्थ पे। तो जो आइस शीट्स थी अंटार्कटिका की वो पिघल पिघल के समुद्र में कई माइल्स किलोमीटर, मिलियन ऑफ स्क्वायर किलोमीटर की जो वो शीट्स होती हैं आइस की, वो पिघल पिघल के वो टूट टूट के वो फ्लोट कर रही है। तो ये था बहुत बड़ा एक रीजन सी लेवल राइज करने का, ये भी एक रीजन है। समझे? तो ग्लोबल राइज जो 1880 से अगर हम देखे जाएं तो करीब करीब 20 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है? और ये जो है कि ये 1.2 मीटर तक बढ़ जाएगा 2100 ईयर आने तक। और जो इंक्रीज का जो रेट है वो है 2 मिलीमीटर पर ईयर। 1993 में देखा था ये, जो कि डबल हो चुका है। और कोस्टल फ्लड्स जो हैं एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल बाय, अभी तक जितने भी आ रही है ना उसका ट्रिपल ही देखने को मिलेगा आपको 2050 तक। अभी एक छोटा सा डाटा इंडिया के लिए भी देख लेते हैं। मैंने आपको जैसे बोला 150 वर्ड का एक आंसर सा ही मैंने बना दिया है, बना के आपको सामने बता रहा हूँ। ठीक है? तो इंडिया 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। बड़ी बड़ी सिटीज मुंबई, चेन्नई, पौंडीचेरी और कोलकाता, ये सब तो कोलकाता थोड़ा सा अंदर पड़ जाता है लेकिन कहीं ना कहीं तो साइक्लोन के उसमें तो आ ही जाते हैं। उड़ीसा की सिटीज हो गई, पूरी जगन्नाथ हो गया, ये डेंसली पॉपुलेटेड हाईली वल्नरेबल स्टेट्स, ये सिटीज हैं ये। और जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है ये तो अर्बन सेंटर्स हैं, ये तो हमारे ग्रोथ पोल्स हैं। ये तो ग्रोथ पोल है, ये सारा हमारा अरेबियन सी और जो हमारा वेस्ट में जितना भी हमारा ट्रेड होती है मुंबई से होती है, चेन्नई से होती है, हमारी ईस्ट साइड की। और कोलकाता अपना बहुत सबसे पुराना पोर्ट है कोलकाता। इकोलॉजिकल थ्रेट्स क्या क्या हैं कि जो सुंदरबंस हैं इनमें जो डाइवर्सिटी है वो 80% तक खत्म हो जाएगी 2100 आते आते अगर सी लेवल का राइज बढ़ गया। ओलिव रेडी टर्टल का आपने नाम सुना होगा, वो अरीबादा करके कंसेप्ट होता है, अरीबाडा, और अभी हुआ था वो रिसेंटली। अरीबादा क्या होता है कि नेस्टिंग ग्राउंड होता है उड़ीसा के अंदर। ठीक है? गहीर माथा आपने नाम सुना होगा, गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर नेस्टिंग ग्राउंड है ये ओलाइव रिडले टर्टल का। ठीक है? ये अगर यहाँ पर फ्लड्स आ गए, यहाँ पर सी लेवल राइज हो गया तो ये कैसे होंगे? ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का सफर तय करके आते हैं ओलाइव रिडले टर्टल यहाँ पर नेस्टिंग ब्रीडिंग करने के लिए, क्योंकि इनको यहाँ पर सूटेबल कंडीशन मिलती है ब्रीडिंग की। आने वाले टाइम में जब सी लेवल राइज कर जाएगा तो यहाँ ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे वो। तो ये इकोलॉजिकल कंसर्न है, ये सिनेरियो इंडिया का एक छोटा सा डाटा मैंने बताया। कंसर्न क्या क्या है सी लेवल के बढ़ने की? बिल्कुल एकदम फ्लडिंग, मोर फ्रिक्वेंट सीवियर कोस्टल फ्लड्स आएंगे यहाँ पे, जो हार्म करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को, होम को और लाइवलीहुड को। समझे? डिस्प्लेसमेंट होगा, मिलियंस ऑफ पीपल छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। अभी आपने देखा होगा उड़ीसा के अंदर जब डिस्प्लेसमेंट होगी, उड़ीसा के अंदर आपने देखा होगा जब साइक्लोन वहां पे आता है तो वो आप पे जो अपना कोस्टल एरिया है, ठीक, कोस्टल एरिया है उड़ीसा का, यहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर जाके लोग बाग बस जाते हैं और ये एरिया पूरा खाली हो जाता है। तो अभी तो ये अभी टेम्परेरी ये प्रोसीजर होता है, जब तक साइक्लोन रहता है तब तक रहता है। जब ये परमानेंट हो जाएगा, जब ये सबमर्ज कर जाएंगे सारे एरिया यहाँ पे, ये जब सबमर्ज कर जाएंगे तो ये लोग बाग तो अंदर जाएंगे ना, फिर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। समझे? सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, जो फ्रेश वाटर है उसमें जब सॉल्ट वाटर इंट्रूड कर जाएगा, जब उसमें जाके मिल जाएगा तो पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहेगा? फिशिंग, टूरिज्म, जॉब लॉसेस, इंस्टेबिलिटी, ये सब बढ़ जाएंगी। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। कितनी सारी हमारी जो अपना जो नदियाँ हैं यहाँ पर, यहाँ इकोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटी है और यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व हैं, सुंदरबन है, इनको लॉस होगा। हेल्थ रिस्क रहेगी, वाटर बॉर्न डिजीज होंगी, बढ़ेंगी फ्लडिंग के लिए। इम्पैक्ट ऑफ सी लेवल इन तुवालू, ये भी सेम ही है कि भाई जितना भी है डायरेक्ट लैंड सबमर्जेंस हो जाएगा। पूरा जो कंट्री है वो छोटी सी कंट्री है, वो छोटा सी, और उस वो सारा सबमर्ज कर जाएगा। फ्रेश वाटर का लॉस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होगा। फिशरीज़ जो हैं वहाँ का, जो इनके एक तरीक़ा से इनकी जो इनकम का सोर्स है फिशरीज से और टूरिज़्म से, वही ख़त्म हो जाएगा। और जो स्टेटहुड की जो और आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी। एक नाम रहेगा कि भाई कभी एक स्टेट था, अब वो ख़त्म हो चुका है, वो सबमर्ज कर चुका है पूरा सी के अंदर। तो ये हमने पढ़ा कि अगर सी लेवल राइज करता है, अभी तो तुवालू जैसे स्टेट्स जो हैं खतरे की घंटी में आ चुके हैं, एक तरीक़ा से अलार्मिंग स्टेट में। अभी तो बड़े बड़े देश हैं,
अभी समझ ही नहीं रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितना ज़्यादा बड़ा एक इशू बन चुका है, और सी लेवल राइज, ठीक है, सी लेवल राइज कितना बड़ा इशू बन चुका है। अभी तो ये छोटी कंट्रीज़ हैं ये भुगत रही हैं, कल को बड़ी कंट्रीज़ भी भुगतेंगी आके। कोरल रीफ्स हैं, ये रही ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ, ये सब खत्म हो चुके हैं। कोरल ब्लीचिंग यहाँ पे हो चुकी है, कोरल ब्लीचिंग हो चुकी है। क्यों हो चुकी है कोरल ब्लीचिंग? क्योंकि जो वार्म वाटर है, ठीक है, वो इनकी जो हैबिटेशन है उनको ख़त्म करता है, ठीक है। तो ये हमने जाना सी लेवल राइज से तुवालू जैसी कंट्रीज़ के लोगों ने क्लाइमेट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा है ऑस्ट्रेलिया में। और अगर सी लेवल राइज होता है तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग इंडिया हो गई, बड़े बड़े जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गए, जो इंडोनेशिया और अपना थाईलैंड, जो कंट्रीज़ जो बसे हुए हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ और समुद्र के किनारे, तो इन पे आने वाले समय में कितना ज़्यादा कंसर्न की बात है। ये सब हमने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बायोडाइवर्सिटी लॉस, हेल्थ रिस्क, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, लैंड सबमर्जेंस और लास्ट में लॉस ऑफ स्टेटहुड एंड आइडेंटिटी। पता चलेगा एक देश था, अब वो नहीं है। क्यों नहीं है? सिर्फ सी लेवल की राइज की वजह से नहीं है, ठीक है। तो ये हमने टॉपिक जाना 150 वर्ड का मेरे हिसाब से, और इसमें आप थोड़ा बहुत ऐड करके तो 250 वर्ड का तो आराम से लिख ही सकते हो, ठीक है। क्लाइमेट वीज़ा, क्लाइमेट वीज़ा, ये ना टर्म मेंस के लिए अगर आप ऐसे वर्ड लिखते हो ना मेंस में, तो ये ना आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स देने की कैपेबिलिटी रखते हैं ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है। क्लाइमेट वीज़ा, तो ये सब आप याद रखिए। मेरे हिसाब से 250 वर्ड का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो थोड़ा बहुत ऐड करके, ठीक है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पे। ये एक सैटेलाइट है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है बायोमास सैटेलाइट, बायोमास, ठीक है। नाम नाम है सैटेलाइट का बायोमास सैटेलाइट, ठीक है। कौन सी कंट्री की सैटेलाइट है ये? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो ये देश हैं सारे मिलके 27 देश जो कंट्रीज़ हैं यूरोप, 27-28 कंट्रीज़ हैं। ब्रेक्सिट में से तो निकल गया, ब्रेक्सिट एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है, उसमें से ब्रिटेन निकल चुका है, ब्रिटेन का एग्जिट इज इक्वल टू ब्रेक्सिट। तो ये 27-28 जितने भी देश हैं यूरोप के अंदर, जिन्होंने मिलके ये अपना यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है इनकी, इन्होंने अपनी बायोमास सैटेलाइट भेजी है स्पेस के अंदर। क्या करेगी ये रिवील करेगी इंडिया के फर्स्ट इमेजेस फ्रॉम इट्स बायोमास सैटेलाइट मिशन। क्या करेगी? 2 महीने पहले भेजी थी, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया के या वर्ल्ड के जो जितने भी ग्लोब में जितने भी अपना एक्सट्रीम क्लाइमेट की बात करें, एक्सट्रीम वेजिटेशन की बात करें, ठीक है, वेजिटेशन की बात करें, रेन फॉरेस्ट की बात करें, चाहे वो इक्वेटर के पास से जितने भी कंट्रीज़ में से रेन फॉरेस्ट होता है, ठीक है, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो अपना गबोन हो, इनमें से जितने में से निकल रहा है, उनकी इमेजेस को कलेक्ट करेगी ये। उसके रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसने क्या किया है बायोमास सैटेलाइट ने, इसने नॉर्दर्न बोलिविया, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, गबन इन अफ्रीका, और ये जो जितने भी एंटार्क्टिक, ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स हैं, उनकी फोटोज, उनकी इमेजेस कैप्चर किए हैं, समझे। और इसका एम क्या है? इसका एम है कि जितने भी अर्थ के जो मोस्ट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में डाटा इकट्ठा करें और उनसे पता चले कि भाई क्या चल रहा है, कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज होने की उम्मीद है, और क्या हमको एक्शंस लेने चाहिए। एक तरीका से डाटा इकट्ठा करने के लिए इमेजेस को कैप्चर कर रहे हैं, समझे। इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 29 अप्रैल 2025 को। किसके द्वारा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है 3D मैप बनाना। किसका? फॉरेस्ट का 3D मैप, समझे। जैसे ये देखो 3D टाइप का मैप बना रखा है। एस्टिमेट करना फॉरेस्ट बायोमास को, कार्बन स्टोरेज कितना है, बायोमास कितना है, ठीक है, कार्बन स्टोरेज कितना है। ट्रैक करना कार्बन एब्जॉर्प्शन को, रिलीज बाय फॉरेस्ट, एब्जॉर्ब बाय फॉरेस्ट, समझे। मॉनिटर करना डिफॉरेस्टेशन रेट को, और ऑब्जर्व करना है एंटार्क्टिक आइस की शीट मूवमेंट। मैंने आपको भी पिछले उसमें बताया था कि जब ओजोन होल में छेद हो गया था, ओजोन होल हो गया था, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, जो अंटार्कटिका है इसकी एक शीट निकल के और फ्लोट करने लगी थी सी के अंदर, इस डायरेक्शन में। तो ये इस तरीका की जो अंटार्कटिक आइस शीट मूवमेंट है, ये उनको भी ये ऑब्जर्व करेगी, समझे। इसमें टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज होती हैं? फर्स्ट पी बैंड, एस ए आर हमने पढ़ा था, सिंथेटिक एपरेचर रडार, और ये पेनिट्रेट करेगी डेंस कैनोपीज में। 12 मीटर का एंटीना है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है?
प्रोवाइड करेगी फर्स्ट ग्लोबल फॉरेस्ट बायोमास मेजरमेंट, इंप्रूव करेगी क्लाइमेट चेंज प्रोडिक्शन किसके द्वारा, एक्यूरेट बायोमास डाटा के द्वारा, और एड करेगी सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। ये न्यूज थी इंपोर्टेंट सिर्फ इसलिए, ये सब बाकी मैंने पढ़ा दिया अगर आपको कहीं पूछ ले तो। बायोमास सैटेलाइट कौन सी कंट्री द्वारा हो जाती है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। इसके अंदर करीब करीब 22 से 23 कंट्रीज हैं, जहां तक मुझे याद है 22 से 23 कंट्रीज हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट एड करेगी सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, इंप्रूव करेगी क्लाइमेट चेंज प्रेडिक्शन एक्यूरेट बायोमास डाटा में, और प्रोवाइड करेगी फर्स्ट ग्लोबल फॉरेस्ट बायोमास मेजरमेंट। हमने समझा इस चीज को, अगर कहीं छोटा मोटा कोई क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लेता है तो आप इसको डाल सकते हैं उसके अंदर, समझे। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में, जो उनका 123 एपिसोड था मन की बात का, उसमें बात की अहिंसा सिल्क की। अहिंसा सिल्क की, अहिंसा सिल्क क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पीस सिल्क भी कहते हैं इसको। ये सिल्क जब प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर जो सिल्क वर्म्स हैं उनको मारा नहीं जाता, उनको मारा नहीं जाता, इसलिए इसको अहिंसा सिल्क कहते हैं। ये बहुत एक अच्छी सरकार ने एक बात उठाई है कि भाई आप भी इस तरीका का सिल्क प्रोड्यूस कीजिए जिसके अंदर सिल्क वर्क में मारा ना जाए, समझे। तो मन की बात में मोदी जी ने बात की है अहिंसा सिल्क की, ठीक है, अहिंसा सिल्क की। कहाँ होती है ये, मेघालय में। इसको और क्या कहते हैं, एरी सिल्क कहते हैं। आज थोड़ी सी बैकग्राउंड में नॉइज कुछ ज्यादा हो रही है, इसी यही रीजन था थोड़ा लेट अपलोड करने का, लेकिन फिर भी इसको अवॉइड नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा देखते हैं इंडिया की सिल्क प्रोडक्शन के बारे में। इंडिया पहली ऐसी कंट्री जिसके अंदर 4 मेजर वेराइटीज होती हैं, ऑल 4 वेराइटीज होती हैं सिल्क की, समझे, कमर्शियल सिल्क की। और हम सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर हैं, किसके बाद, चाइना के बाद, और लार्जेस्ट हम कंज्यूमर हैं। ये हाईली एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, जो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करता है, और इसके अंदर 60+ लाख पीपल जो हैं वो रोजगार करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। छोटा सा एक नजर मार लेते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो हमारे इंडिया के अंदर सिल्क वैरायटीज है उनकी छोटी छोटी डिटेल आपके बारे में, और एक दो पॉइंट मैं आपको एड ऑन और करा दूंगा प्रीलिम्स के हिसाब से। एक तो मलबेरी सिल्क हो गया, एक टसार सिल्क हो गया, इसको टुसार कोसा भी कहते हैं, एक एरी सिल्क हो गया जिसको अभी हमने पढ़ा अहिंसा सिल्क, और एक मुगा सिल्क हो गया। एक तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, पहला तो ये सिल्क के नाम, समझे। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछ ले मलबेरी, टसार, एरी, मूगा ये क्या है, आपको पता ही नहीं है क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सिल्क की वैरायटी है, समझे। और दूसरा क्या है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, और लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ये एक पॉइंट हो गया। मेंस के लिए पॉइंट हो गया कि 60 लाख प्लस जो पीपल है उनको एम्प्लॉयमेंट देती हैं, और रूरल इकोनॉमी में ये सपोर्ट करती हैं। और इंडिया ओनली कंट्री है जो ऑल 4 मेजर कमर्शियल सिल्क की वैरायटी जिसके पास है। ये मेंस के पॉइंट हो गए, कुछ कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट हो गए, कुछ कुछ, ठीक है। तो एक बार हम नजर मान लेते हैं कि ये, और अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से स्टेट के अंदर अपनी जो है सिल्क की प्रोडक्शन होती है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई आप क्या इसके अंदर ये होता है, ऑप्शन दे देंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना स्टेट, कर्नाटका, और एक दे देंगे त्रिपुरा, या मान लो मेघालय। आप सोचोगे कि यार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना स्टेट और कर्नाटका ये साउदर्न इंडिया में पड़ते हैं, मेघालय पड़ता है अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं सोचोगे कि यार हो सकता है ये ना हो, ये तीनों हो, है नहीं, या फिर ये इकलौती हो और ये ना हो। तो अब आप देखना कि ये जो सिल्क है इंडिया में, ये आपका आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में भी हो रही है, ये झारखंड में भी हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी हो रही है, उड़ीसा बिहार में भी हो रही है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हो रही है, असम के अंदर, और ये असम में भी, मतलब हमने पढ़ा कि असम के अंदर भी हो रही है। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा फोकस के साथ पढ़ने की जरूरत होती है। मैप से और अच्छे में समझ में आता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सिल्क वेराइटीज, एक तो मलबेरी सिल्क हो गया, इसके सोर्स वगैरह ये काफी टेक्निकल हो जाते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। लार्जेस्ट है इसका शेयर इंडिया में, जितने भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें सबसे ज्यादा हम मलबेरी सिल्क को ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसकी जो मेन स्टेट है वो कर्नाटका है टॉप पे, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है। ये टसार सिल्क है, ये सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है इसका। अर्जुन और असम ट्रीज से इसको प्रोड्यूस करते हैं। मैं बताता हूँ, जो सिल्क होती है, सिल्क वर्म होती हैं, वो किस पेड़ पे अपना हैबिटेशन बनाती है और किन वो पत्तियों को खाती हैं, इससे पता चल जाता है कि कौन सा सोर्स कहाँ से आ रहा है। जैसे मलबेरी लीव्स होती है, ठीक है, ये अर्जुन और असम ट्रीज की लीव्स को खाती है ये, तब जाके उससे ये सिल्क बनाती है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहली बात तो ये सेकंड लार्जेस्ट है, ये नंबर 1 पे है लार्जेस्ट में,
कौन सी? मलबेरी। ये शेयर इसका क्या है? टसरले का सिग्नलिस्ट है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये इसको वाइल्ड सिल्क भी कहते हैं, गोल्डन शेन। और इंडिया एक्सक्लूसिव प्रोड्यूसर है किसका? इंडियन टसर सिल्क का। मेन स्टेट कौन कौन से हैं? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बिहार है। एरी सिल्क के बारे में हमने जाना अभी, अहिंसा सिल्क इसको कहते हैं। और ये मिजोरम, स्पेशली असम और अभी हमने पढ़ा मेघालय के अंदर। अगर आपसे पूछे कोई कि भाई ये जो अपना ये जो एरी सिल्क है या इनमें से कौन से सिल्क को अहिंसा सिल्क कहते हैं, तो हमको पता होनी चाहिए कि ये एरी सिल्क को कहते हैं अहिंसा सिल्क। मूगा सिल्क है, इसका स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूशन इंडिया के प्रोडक्शन में। और ये नेचुरल गोल्डन येलो, हाई ड्यूरेबिलिटी, लस्टर इंप्रूव्स विद वॉश और कॉस्टलीस्ट और रेयरेस्ट होती है ये भी एक पॉइंट है। और इसका मेन रीजन है एक्सक्लूसिव टू इमेज असम, और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। छोटा सा हमने जाना सिल्क के बारे में। ये क्या था? 123rd जो मन की बात हुई थी उसमें अहिंसा सिल्क की बात की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जिसके अंदर जो सिल्क वर्म्स हैं उनको मारा नहीं जाता जब वो प्रोड्यूस कर लेते हैं सिल्क को। ठीक है, ये एक जानने की बात थी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। समझे? अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। और हमने जाना कि 60 लाख प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जो रूरल इकोनॉमी है उसके अंदर बहुत ज्यादा इसका सपोर्ट होता है। तो ये मेंस के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझे? ये छोटा सा पॉइंट रह गया था इसमें पढ़ाना। इसके जो कुछ चैलेंजेस हैं प्रोडक्शन के और इसके सिल्क के बारे में हम बात करते हैं। इम्पोर्ट है हमारे डिपेंडेंसी के ऊपर। हम अभी भी हम इतना प्रोडक्शन के बाद भी हम रॉ सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड है बहुत ज्यादा है। डिस्पाइट प्रोडक्शन, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन के बाद भी हमारी डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा है। और चैलेंजेस हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड, जो मशीन्स हैं वो पुरानी है, मार्केट लिंकेजेस नहीं है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है या फिर रूरल एरियाज में हो रहा है। अगर हमने रूरल इकोनॉमी की बात करी तो रूरल एरियाज में ही हो रहा होगा ना, तो मार्केट लिंकेजेस नहीं है। जहां पर बड़े बड़े जो शहर बने हुए हैं उनसे छोटी 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 जगहों पर ये प्रोडक्शन होती है सिल्क की। समझे? तो यहाँ पर मार्केट लिंकेजेस नहीं है, इनको हम लिंक कर नहीं कर सकते। और कंपटीशन है किससे? इंपोर्ट से। और सिंथेटिक जो अपने फाइबर्स होते हैं जैसे कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं आजकल जो चल रहे हैं मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा, तो ये काफी चैलेंजेस हैं इसकी सिल्क की प्रोडक्शन में। और गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है इसमें? सेंट्रल सिल्क बोर्ड इसने हमने बनाया था इसको। कब बनाया था? 1948 के टाइम पे बनाया था। और स्कीम चलाई है सिल्क समग्र करके, ड्राइव हमने स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन आया था एक, मैंने इसलिए लिखा था सेंट्रल सिल्क बोर्ड के बारे में, मैंने 2 लाइन इसीलिए लिखी थी कि क्वेश्चन आया था अपना कॉफी बोर्ड के ऊपर। कॉफी बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आया था या टी बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा टी बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आया था। टी बोर्ड कहाँ पर है? तो आपसे पूछ सकता है सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ पर है? ये बेंगलुरु के अंदर है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आ सकता है। ऐसे ही इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। टी बोर्ड के लिए क्वेश्चन पूछ लिया तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर है। कब बना था ये? 1948 में बना था। कौन सी बॉडी है? स्टेट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, एक्ट से बनी है, पार्लियामेंट से, तभी स्टेट्यूटरी बॉडी है। और किसके अंडर फंक्शन करती है? यहाँ इंपोर्टेंट और एक पॉइंट हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इसका, किसके? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के। तो यहां से आपके पॉइंट प्रीलिम्स के ना बहुत पॉइंट निकल रहे हैं। आपको अगर छोटी सी रिवीजन दूं तो मैं आपको बता देता हूं। हमने पढ़ा सिल्क, सिल्क कौन कौन सी वेराइटीज हैं, हाईएस्ट कौन कौन सी है इंडिया के अंदर, रेयरेस्ट कौन सी है, अहिंसा सिल्क किसको कहा जाता है, एरी सिल्क को, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसकी होती है, मलबेरी सिल्क की, सॉरी मलबेरी सिल्क की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और अपना सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कब बना था? 1948 में बना था। कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना 1% भी। तो ये हमने जाना और बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे। न्यूज है कि जो भारत में जो मॉनसून है वो अपने टाइम से पहले आ गया, 9 दिन पहले नॉर्मल डेट से, आईएमडी का ऐसा कहना है। तो जो मॉनसून है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल, ज्योग्राफी जो जीएस में आता है, जीएस 1 में और प्रीलिम्स में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझे? ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट और इकोनॉमी जीएस 3 में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो टोटली डिपेंड करती है कहीं ना कहीं
मानसून के ऊपर। तो मानसून क्या है, 9 दिन पहले आ गया है, ठीक है। 9 दिन पहले आ गया है तो कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं इसके जो ऑनसेट के लिए। अब मानसून अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर वेरिएबल कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। एक बार छोटा सा एक तिब्बतन प्लेटू है, तिब्बतन प्लेटू जब हीट करता है तब आती है मस्केरेने हाई है, ये मस्केरेने हाई हाई मैडम जूलियन ऑसिलेशन, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, समझे। और जो इंडियन लैंड मास है वो भी हीट होता है, और जो हिमालयाज है वो भी एक फैक्टर है इंडिया के जो मानसून को बढ़ाने में। हम पढ़ेंगे उसके बारे में, कभी डिटेल में जानेंगे। मैं एक दिन पूरा इसी को पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि जो मानसून हमारी इंडियन एग्रीकल्चर को, इंडियन इकोनॉमी को इतना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, वो बहुत बड़ा एक कंसेप्ट हो जाता है, यूपीएससी के लिए बहुत फेवरेट हो जाता है। तो अभी हम बढ़ेंगे दो टॉपिक्स के बारे में कि जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, ज्योग्राफिकल फेवरेबल कंडीशन, जिनकी वजह से ऑनसेट जो जल्दी हो गया 9 दिन पहले। एक है मेडन जूलियन ऑसिलेशन और दूसरा है मासाकेरेना हाई। दोनों के बारे में जानेंगे। पहले बात करेंगे मैडम जूलियन ऑसिलेशन के बारे में। मैं आपको ना डायग्राम से समझाता हूँ अच्छे से। सबसे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं, ये है क्या। ये है ईस्टवर्ड मूविंग वेदर सिस्टम। किसका? क्लाउड्स का, विंड का, रेन का और प्रेशर्स का। किसके अंदर? ट्रॉपिक्स के अंदर, समझे। और इसकी जो साइकिल है वो जो पूरे अर्थ है उसको कंप्लीट कर लेती है 30 से 60 दिन के अंदर, पूरे अर्थ को। अब ये लकीली हमारे जब मानसून होता है तो तब उसके पास आसपास होती है ये, कभी पहले होती है कभी बाद में होती है। जब बाद में होती है तो ब्रेन डेफिशिएट हो जाता है। और जब एनहेंस्ड फेज में होती है, ये इसके दो फेजेस हैं, एनहेंस्ड फेज और सप्रेस्ड फेज। हेवी रेन होती है एनहेंस्ड फेज में, सप्रेस्ड में कन्वेक्टिव में। जब कन्वेक्टिव करंट इसका जो सप्रेस्ड उसमें होता है, देखेंगे हम डायग्राम में देखेंगे अभी, तब ड्राई और क्लियर वेदर होता है। तो ये जो मैडन जूलियन ओसिलेशन है, ये 30 से 60 दिन के अंदर अंदर पूरी साइकिल जो अपनी अर्थ की है वो कंप्लीट कर लेती है। ये अर्थ है, ये इक्वेटर है और ये अपने ट्रॉपिक्स है। तो ये ट्रॉपिक्स का ही फिनोमेना है, समझे। तो इसको कहते हैं मैडन जूलियन ऑसिलेशन। है क्या ये? ईस्टवर्ड मूविंग वेदर सिस्टम है। किसका? क्लाउड्स का, विंड्स का, रेन का और प्रेशर ग्रेडियंट्स का, हाई प्रेशर लो प्रेशर का। किसके अंदर? ट्रॉपिक्स के अंदर। ये आपका एक पॉइंट हो गया। डिस्कवरी कब हुई थी इसकी? 1970 के अंदर होती है। दो साइंटिस्ट थे, मैडन और जूलियन नाम से। तो इसको मैडन जूलियन ऑसिलेशन इसलिए कहते हैं। दो इसके फेज होते हैं, एनहेंस्ड फेज और सप्रेस्ड फेज। और ये क्या करता है? ये अफेक्ट करता है शॉर्ट टर्म वेदर को वीक्स में। एनसो जो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट, लेकिन जो अपना मैडन जूलियन ऑसिलेशन है ये शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट करता है। अब इंडिया के मानसून पे इसका क्या इफेक्ट रहा? इसका रहा कि भाई जो मानसून था वो अर्ली 2000 मई में ही आ गया 2025 में। और ये आईएमडी ने कहा था कि इसका जो है ये फेज 4 में आया अपने, तो स्ट्रांग रहेगा। जो केरला से महाराष्ट्र में जो रेंज आती है वो 2 दिन पहले ही इसने 2 दिन के अंदर ही पहुंचा दी। 2 दिन के अंदर, उसको लगते होंगे 4 से 5 दिन, लेकिन इसने 2 दिन के अंदर ही पहुंचा दी। जो मानसून केरला से महाराष्ट्र के पास पहुंचता है। और इसमें दो स्ट्रॉन्ग को फैक्टर्स भी थे, एक अरेबियन सोलो था और एक अपना क्रॉस इक्वेटोरियल, इसके साथ फ्लो करता है इक्वेटोरियल फ्लो। ये यहाँ पे अभी हम मैप से जानेंगे बहुत अच्छे के अंदर। और ये इसका रिजल्ट क्या है कि जो मई थी वो अभी तक की 100 सालों में सबसे वेटेस्ट थी इसकी वजह से। तो ये हमने जाना मैडन जूलियन ओशन के बारे में। एक बार हम ना मैप में देख लेते हैं। अब ये रहा अपना इक्वेटर, ठीक है, और ये रहे अपने ट्रॉपिक्स, यहाँ से यहाँ तक ट्रॉपिक्स हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है ग्लोबल साइकिल है इसकी, ये ट्रैवल करता है ऐसे 30 से 60 में ये कंप्लीट कर लेता है अर्थ के चारों तरफ। और ये है अपना कन्वेक्टिव करंट, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन अगर आपको पता हो तो जब लैंड जब हीट करता है ना, लैंड या सी जो भी हीट करता है, तो यहाँ से कन्वेक्शन करंट उठता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ करता है। और ऊपर कर जब चलता है तो ये अपने साथ फिर मॉइस्चर ले लेता है। जब ये क्लाउड्स या जो रिटेन नहीं कर पाते हैं बहुत ज़्यादा हैवी मॉइस्चर को, तब ये बारिश कर देते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये है कन्वेक्शन करंट है एक तरीके से, और ये अपवार्ड मोशन में चलता है। और ये जब यहाँ पे रहता है तो ये अपना बारिश करता है, समझे। तो ये जब इंडिया के आसपास होती है मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ये ईस्टवर्ड मूवमेंट करती है। ईस्टवर्ड मतलब साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, इंडोनेशिया की तरफ। ये ऑस्ट्रेलिया है अगर आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे इंडिया है, ये अपना इंडोनेशिया है। तो इधर की तरफ ट्रेवल करेगी अपना ईस्ट की तरफ। तो जब ये इंडिया के ऊपर होती है तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करा देती है।
ये है मेडन जूलियन ऑसिलेशन जो एक इफेक्ट करता है हमारे इंडियन मानसून को। दूसरा है ये मैसाकेरेनस हाई हीट सेंग, ये मैसाकेरेन हाई, मैं इसको बताता हूँ इसको मैसाकेरेन हाई क्यों कहते हैं। आपको पता होगा अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी है तो जहाँ पर हीट ज़्यादा होती है जिस जगह पर, वहाँ पर होता है लो प्रेशर, आपने पढ़ा है ये चीज़। और जहाँ पर हीट जो है कम होती है, जहाँ पर थोड़ा सा कोल्ड एनवायरनमेंट होता है, वहाँ होता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जो एयर है वो जब डाइवर्ज करेगी नीचे की तरफ तो वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जब एयर जो है वो गर्म होगी, जब ऊपर की तरफ उठेगी तो ये लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ये ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से समझना है इसको, कि जब हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है कि प्रेशर हाई पड़ रहा है, ये लैंड मास है। और इसमें प्रेशर हाई कब होगा, जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे की तरफ आएगी। तो नीचे से ऊपर तब आती है जब कोल्ड एनवायरनमेंट रहता है, तो इसको इसलिए हाई प्रेशर कह देते हैं। और लो प्रेशर तब होता है जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो ये लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं जो ये मैसाकेरेन हाई है, यहाँ पर क्या है कि इस टाइम पे यहाँ पे हाई प्रेशर हुआ बना हुआ था। और इंडिया जो हमारा लैंड मास है उस पे उस टाइम पे जो है लो प्रेशर बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पे गर्मी पड़ रही होती है और गर्मी पड़ेगी तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर होगा तो जो हाई प्रेशर है और जो विंड है, ठीक है, एयर है, ये हाई प्रेशर से हमेशा ट्रैवल करेंगी लो प्रेशर की तरफ, ये आपको पता होगा। ये अपना हाई प्रेशर है यहाँ पर और ये अपना लो प्रेशर है, तो ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करेंगी, ये आपने पता होना चाहिए आपको। तो ये जब ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेंगी तो ये सारा अरेबियन सी है ना बीच में, ये इंडियन ओशन है, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये सारा इंडियन ओशन है। तो ये सारा मॉइस्चर यहाँ से हुए लेते हुए जब इंडिया की तरफ बढ़ती हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडियन मानसून को जल्दी इंडिया में लाने में। और ये है अपना तिब्बत, तो ये होता है तिब्बत जो प्लेटो है, ये हीट हो जाता है, हीट होता है। तो जब ये गर्म होता है बहुत ज़्यादा तो ये और ज़्यादा एक्सीड हो जाता है, यहाँ पे जो ट्रैवल होता है ना, ये मैसेक्रेनस हाई से इंडिया की तरफ जो ट्रैवल हो जाता है विंड्स का, मॉइस्चर लेडन विंड्स बोलते हैं इनको, मॉइस्चर लेडन विंड्स। ये जब इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा, इनका स्पीड बढ़ जाती है तो इंडिया में जो मानसून है वो टाइम से पहले आ जाता है। ये हमने जाना ये मैसेक्रेन हाई के बारे में। मैसेक्रेन हाई है कहाँ पर, अगर आप मैसेक्रेन की नाम क्यों पड़ा है इसका ऊपर, ये अपना अफ्रीका है, अफ्रीकन ये कंटिनेंट है। और ये जो प्लेस पड़ता है यहाँ पे मैसेक्रेना बोलते हैं इसको, ये मेडागास्कर है, ये आपका मोजाम्बिक है, केनिया है, तंजानिया है, मोजाम्बिक है, ये जो कंट्रीज़ हैं आपको पता होना चाहिए। ये ईस्ट है अपना अफ्रीका का। तो यहाँ से जब एयर है जब ट्रैवल करती है, विंड्स जो करती हैं 25-35 सदर्न जो हेमिस्फेयर है, ये आप देखो, ये अपना इक्वेटर है, यहाँ से पास कर रहा है, समझे। मैं उसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, टाइम थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, वीडियो बड़ी हो जाती है, कोई बात नहीं, अच्छे से समझ में आना चाहिए, एक बार में समझ में आना चाहिए। ये अपना इक्वेटर यहाँ से जा रहा है, ठीक है, इक्वेटर यहाँ से जा रहा है थोड़ा थोड़ा यहाँ से, ठीक है। तो ये करीब करीब यहाँ पर 25 डिग्री साउथ आ जाता है, 25 से 30 डिग्री साउथ, ये ज्योग्राफिकल इसकी लोकेशन है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 25 to 35 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। और अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो ये अपना 40 to 90 डिग्री ईस्ट में पड़ता है, समझे। तो इसका क्रूशियल रोल है इंडियन समर में। ड्राइविंग फोर्स है ये, मैंने जैसे पहले बताया, स्ट्रॉन्ग मोइस्ट मतलब साउथ वर्ली विंड्स, जो मैंने बताया था, विंड्स विद मॉइस्चर, पानी के साथ। क्यों, कहाँ से आ रही है, इंडियन ओशन से आ रही है। प्रेशर ग्रेडियंट, द प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, जैसे कि यहाँ हाई प्रेशर था और यहाँ लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बनेंगी तो ये प्रेशर ग्रेडियंट बन गया ना। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है, ये हाई है ये लो है, तो हाई से लो की तरफ ट्रैवल करती है, ये यहीं पे यही हो रहा है, हाई से लो की तरफ ट्रैवल कर रही है। मॉनसून ऑनसेट में इसका काम होता है, क्योंकि जब ये जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है यहाँ पे और वहाँ प्रेशर लो हो जाता है तो ये मानसून ऑनसेट हो जाता है। तो ये हमने जाना यहाँ पर कि ये अर्ली ऑनसेट क्यों हुआ। और भी रीजंस होते हैं, वेस्टर्ली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती हैं, वो भी इफ़ेक्ट करती हैं इंडियन मानसून को। वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तिब्बतन जो प्लेटू है वो जब बहुत ज़्यादा हीट होता है गर्मियों में तो उससे भी जो यहाँ से इफ़ेक्ट पड़ता है सीधा
हाई प्रेशर पे सीधा यहाँ से जो विंड्स हैं वो ट्रैवल करती है जब तिब्बतन प्लेटो बहुत ज़्यादा हीट करता है। ये जेट स्ट्रीम्स हैं, एक जेट स्ट्रीम्स यहाँ से बह रही है, एक यहाँ से बह रही है, ये भी तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है मानसून है। इसको मैं कभी एक बार में पूरा पढ़ाऊँगा आपको तसल्ली से। तो ये हमने जाना मेडन जूलियन ऑसिलेशन के बारे में और अपना मैसेकरेना हाई के बारे में। तो मेरे को उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक। ये लास्ट टॉपिक है आज का। हमने पढ़ा था जब हम इंडेक्स पढ़ रहे थे कि इंडिया के अंदर जब 25 जून जब भी आता है तो उस टाइम पे जो इमरजेंसी के टाइम पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए थे उस टाइम पे वो थोड़े से हाई टॉपिक हो जाते हैं, हॉट टॉपिक्स हो जाते हैं। तो इस टाइम पे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और असम के जो सीएम हैं उन्होंने कमेंट किया है कि भाई जो सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हैं इनको 42 अमेंडमेंट में डाला था 42 में इमरजेंसी के टाइम पे। तो इनके बारे में सोचना चाहिए, इनको हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, वो उनकी बातें हैं, पॉलिटिकल बातें हैं वो। लेकिन हम बातें करेंगे कि जो ये शब्द हैं इनका रिलेवेंस क्या है इंडियन पॉलिटी के अंदर और क्यों इनके ऊपर बार बार इशूज़ इतना हॉट हो जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट जी ने कहा था कि जो कोई भी कंट्री है जिसके प्रेम्बल में इतना चेंजेस नहीं हुआ जितना इंडिया के अंदर हुआ है, और ये जो सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हैं और जो इंटीग्रिटी हमने पढ़ा था अभी 2 दिन पहले, वो 1976 में डाले गए थे। तो हमको इसके बारे में बात करनी चाहिए कि ये जो सोशलिज्म है इंडियन पॉलिटी के अंदर ये किस तरीक़ा से है और जो सेक्युलरिज्म है वो किस तरीक़े से अंदर है। तो जो सोशलिज्म है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समाजवाद है। और हमारा जो सोशलिज्म है वो बहुत अच्छा सोशलिज्म है हमारा। अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज़ की, चाइना की, रशिया की, जिन्होंने कम्युनिस्ट सोशलिज्म अपनाया था, हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करता है। हम कम्युनिस्ट सोशलिज्म की बात नहीं करते समाजवाद की, हम करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की। इसको ऐड किया गया था प्रेम्बल में 42 अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में। जो इंडियन सोशलिज्म है वो बात करता है मिक्स्ड इकोनॉमी की, वो कोएग्जिस्टेंस की बात करता है पब्लिक की और प्राइवेट सेक्टर की। आपने देखा होगा कि भाई जब हमारे एलपीजी सेक्टर जब रिफॉर्म्स हुए थे तो उसके अंदर जो प्राइवेट था वो भी बढ़ चढ़ के आए, जो पब्लिक कंपनीज थी वो भी बढ़ चढ़ के आई, सरकारी कंपनीज थी। तो हमारी क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी की हम बात करते हैं पहले से ही। और डेमोक्रेटिक्स मीन्स की बात करते हैं किसके लिए, अचीव करने के लिए सोशलिस्ट गोल्स को थ्रू पीसफुल इवोल्यूशनरी और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस जैसे कि इलेक्शंस। अगर हमको समाजवाद को अपनाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कंट्री को एक तरीक़ा से एक 360 चेंज में लिया हो जैसे कि चाइना के अंदर हुआ था या कि रशिया के अंदर हुआ था, उस टाइम की यूएसएसआर के अंदर की जो कम्युनिस्ट उनकी जो विचारधारा थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की उसको थोपने के लिए मिलियंस लोगों को मारा गया था। हमारी कंट्री के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने जो सोशलिस्ट गोल्स हैं उनको डेमोक्रेटिक मीन्स से अचीव करते हैं, पीसफुल इवोल्यूशनरी और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस जैसे कि इलेक्शंस हो गया। और ये आइडियोलॉजी हमारी मिक्सचर है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर भी आया हुआ है कि हमारा जो सोशलिज्म है वो मिक्सचर है किसका, मार्क्सिज्म का, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं, और गांधीज़्म का। जो गांधीज़्म फिलॉसफी आइडियोलॉजी है और मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी है उसका ब्लेंड है हमारा जो सोशलिज्म है। गांधीज़्म किसकी बात करते हैं, नॉन वायलेंस की बात करते हैं, ट्रस्टीशिप्स की बात करते हैं और वेलफेयर की बात करते हैं सबकी। हमारा जो है वो इस तरीक़ा से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ब्लेंड ऑफ आइडियोलॉजीज़ किस किस की, मार्क्सिज्म की और अपना गांधी जी की। डेमोक्रेटिक माइंड से अचीव करेंगे सोशलिस्ट गोल्स को, और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है हमारा सोशलिज्म। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कोर ऑब्जेक्टिव अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो सोशल इक्वलिटी को बढ़ाना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन और किसी भी बेस पे, और इक्वल स्टेटस होना चाहिए और बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए किसी भी अपना फील्ड के अंदर। तो ये कोर ऑब्जेक्टिव पहला। दूसरा है इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं कि भाई अपना रिडक्शन करें डिस्पैरिटीज़ को, इनकम में, वेल्थ में डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करें और इंश्योर करें एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल। ये हमने डीपीएस में भी बात की, हम आगे बात करेंगे। और जो सोशल एविल्स हैं सोसाइटी के जैसे कि पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज़ और इनइक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी, इनको इरेडिकेट करें। अब प्रियम्बल में तो है सोशलिस्ट जो शब्द है, लेकिन ये डीपीएस में भी बताता है बियॉन्ड प्रियम्बल, ये प्रीलिम्स में भी है कि भाई जो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो सिर्फ डीपीएस पे ये अपना सोशलिस्ट है वो क्या पहले से नहीं था, वो पहले से भी था, वो डीपीएसपी के अंदर था, डीपीएसपी के अंदर था, लेकिन उस टाइम पे नॉन जस्टिसेबल था, आज भी है, लेकिन फंडामेंटल गाइडेंस तो देता है ना सोसाइटी को अचीव करने के लिए सोशलिस्ट आइडियाज़ को। तो आर्टिकल जो 38 है वो बात करेगा, प्रमोट करेगा वेलफेयर स्टेट की, मिनिमाइज करेगा इक्वलिटी की, किसमें, इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज़ में, अपॉर्चुनिटीज़ में। और जो आर्टिकल 39 है वो सिक्योर करता है एडिक्वेट लाइवलीहुड को और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करता है रिसोर्सेज का,
वेल्थ प्रिवेंशन का जो कंसंट्रेशन है उसका जो है उसको प्रिवेंट करता है, और इक्वल पे की बात करता है, समझे। और जो अलग अगर हम बात करें और अदर DPSPs की, तो आर्टिकल 43 बात करता है लिविंग वेजेस की, और 43A बात करता है वर्कर पार्टिसिपेशन की, और 47 बात करता है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की, समझे। तो हमने बात की अपने DPSP के बारे में कि मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है, डेमोक्रेटिक मीन से अचीव करता है सोशलिस्ट गोल को, ब्लेंड है किसका, आइडियोलॉजीज का, किन किन की, मार्क्सिज्म की, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करता है, और गांधीज्म की नॉन वायलेंस, ट्रस्टीशिप और वेलफेयर ऑफ ऑल की बात करता है। कोर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके, सोशल इक्वालिटी हो गया, और अपना इकोनॉमिक इक्वलिटी हो गया, सोशल एविल्स को एड्रेस करना हो गया, और इसके बियॉन्ड, प्रिएम्बल के बियॉन्ड भी हमारी जो सोशलिज्म है, जो हमारा समाजवाद है, वो हमारा दिखाई देता है विजिबली अपना DPSPs के अंदर, समझे। अब बात करते हैं सेकुलरिज्म के बारे में। सेक्युलरिज्म जो शब्द है इसको भी डाला गया था 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे ही, 42nd अमेंडमेंट 1976 में डाला गया था। लेकिन जो स्पिरिट थी सेक्युलरिज्म की वो पहले से ही प्रेजेंट थी। कहाँ पर थी वो, फंडामेंटल राइट्स के अंदर थी, पार्ट 3 के अंदर, जो हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं आर्टिकल 25 से 28 तक। तो ये एक हमारा जो सेक्युलरिज्म है, इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है, वो एक पॉजिटिव कंसेप्ट की बात करता है। क्वेश्चन आया था कि इंडिया का सेक्युलरिज्म और फ्रांस का सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है, ये मेंस का क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा। तो हमारा जो सेक्युलरिज्म है एक पॉजिटिव कंसेप्ट की बात करता है, सर्वधर्म समभाव, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सब रिलीजन्स बराबर हैं, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। जैसे कि बांग्लादेश होगी, इस्लामिक रिपब्लिक है, वो पाकिस्तान है, वो भी इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, हमारा कोई रिलीजन नहीं है। और सेकंड सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन हमारी कंट्री के अंदर है, लेकिन उसके बाद भी हमारी कंट्री या और माइनॉरिटीज़ हमारी कंट्रीज़ के अंदर हैं, लेकिन फिर भी हम सबसे ज़्यादा हिंदूज मेजोरिटी में है, लेकिन स्टिल सेकुलरिज्म की बात करते हैं। ये हमारी जो हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन की ये सबसे एक एग्जाम्पलरी बात है, ये सबसे बड़ी, कि ये देखो इतने ज़्यादा मेजोरिटी की बात होते भी सब माइनॉरिटीज़ का भी ध्यान रखते हैं। तो भारत ने एग्जाम्पल सेट किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से या अपने वर्किंग से। स्टेट का क्या रोल है, स्टेट कोई एंटी रिलीजियस पॉलिसी नहीं अपनाता और इरिलीजियस भी नहीं है, ये सभी रिलीजन्स को ऑल्ट्रेट करता है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो जैनिज़्म हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो अपना हिंदुइज़्म हो, सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है लिबर्टी किसकी, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। और जो हमारा फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में, वो भी इक्वलिटी की बात करता है, वो डिस्क्रिमिनेशन के प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ये भी एक पॉइंट आता है, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, इन सब के लिए, और सेक्स, इसमें हम जो 14, 15 और 16 आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट्स के, ये प्रोहिबिट करते हैं। इसमें से एक रिलीजन भी आता है कि रिलीजन के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 के अंदर दी ही गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, नो टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, आपसे ज़बरदस्ती को टैक्स नहीं लिया जाएगा सरकार द्वारा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी डोनेट कर दो, लेकिन सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। और रेस्ट्रिक्ट करता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को, जो स्टेट फंडेड हो, या सरकार किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को फंड नहीं करती है। भारत में सबसे बेस्ट इस तरीका का सेकुलरिज्म देखा जा सकता है। DPS की बात करें, अगर हम बियॉन्ड प्रिएम्बल की बात करें या फंडामेंटल राइट से अलग बात करें, तो DPSP के अंदर भी अपना आर्टिकल जो 44 है वो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो कि सभी सिटीजन्स के लिए होना चाहिए, ये शुड की बात करते हैं यहाँ पे, शुड, और इंडिकेट करता है एक डिज़ायर फॉर कॉमन पर्सनल लॉ रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, समझे। और जो उत्तराखंड एक स्टेट है उसने तो इसको लागू भी कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड को, आर्टिकल 44 को, इकलौता स्टेट है अभी तक, फर्स्ट, समझे। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो SR बोमई केस में दी गई थी, उसमें कहा था कि भाई जो सेकुलरिज्म है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको आप अल्टर नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट द्वारा, समझे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है अपना जो सेकुलरिज्म है, और सोशलिज्म भी आता है, ये दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। तो डिबेट चलती रहती है, पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, हमारा काम है अपने कुछ समझना कि हम किस तरीक़ा से, एक जब सिविल सर्वेंट होता है वो किस तरीक़ा से समझता है किसी भी टॉपिक को, उसके पढ़ने का तरीका दूसरा होता है, उसकी आंखें दूसरी होती हैं किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। तो आपने जाना आज के जितने भी टॉपिक्स थे, तो एक बार छोटी सी की रिवीजन ले लेते हैं। ये जो प्रेम्बल है तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, सभी कुछ आपको एकदम इसमें से भी
3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर बार। तो हमने जितने भी टॉपिक थे जाने, सोशलिस्ट और सेकुलर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाने, और कृत्रिम एआई के बारे में जाना। ओला के जो भावेश अग्रवाल जी हैं उन्होंने इसको इंडिया का नया एआई लेकर आ रहे हैं। और मैसेकरेन हाई और मैडम जूलियन ओसिलेशन के बारे में जाना, ये क्या है, ये हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है जब मेडागास्कर के पास, तो ये इंडिया के जो मानसून है उसको बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है, समझे। मैडम जूलियन ओसिलेशन के बारे में हमने जाना, ईस्टवर्ड मूवमेंट होती है ये, ग्लोबल साइकिल जो इसकी है 30 से 60 डेज़ के बीच में कंप्लीट हो जाती है। और ये एक जो हमने पढ़ा है इसके बारे में कि भाई क्या होता है कि जो अर्थ है इसके इक्वेटर ये ट्रॉपिक्स में एक जो विंड्स विद मॉइस्चर ये ट्रैवल करती हैं 30 से 60 डेज़ में ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, और ये अपना बारिश कराती हैं इंडिया के जब मानसून के आसपास होती हैं। बायोमास सैटेलाइट के बारे में जाना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसने लॉन्च किया इसको। तुवालू और सी लेवल राइज के बारे में जाना, ये सी लेवल राइज के बारे में हमने कम से कम 150 वर्ड का पढ़ा था। अहिंसा सिल्क कौन सी कंट्री से है, ये स्टेट से है, मेघालय के अंदर है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। और ये मन की बात में की थी। और क्वीन पाइनएप्पल किसके कौन से स्टेट का है, ये त्रिपुरा का है, त्रिपुरा। ठीक है, तो आपने आज के सारे टॉपिक पढ़ लिए और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यहीं से रिवीजन कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, और जो भी आपको टॉपिक ना समझ में आ रहे हों तो मेरे को बताइए। मेरे हिसाब से मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ पढ़ाने में आपको, जब भी हमारा टाइम भी इतना लग रहा है, वरना ज़्यादा टॉपिक नहीं थे आज के, पर बड़े बड़े टॉपिक्स थे, काफ़ी अच्छे से समझाया आपको। और आगे भी ऐसे ही बहुत अच्छे से पढ़ेंगे साथ मिलके। तो थैंक यू वेरी मच। आपने अगर वीडियो पूरी देखी है तो अपना ध्यान रखिए, और वीडियो को यहीं से ही अपना नोट्स बनाइए, यहीं से रिवाइज़ कीजिए। वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, अगर आपको दोबारा देखनी है या तीसरी बार में देखनी है तो 1.5x की पे आप देख सकते हैं, और यहीं से रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के टॉपिक पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।